देखिए, बहुत अच्छी बात यहाँ कहा गया है। चैप्टर आपको ये एनजे का सॉरी नहीं 4D का आपको ये 4DR के ऐसे है, इसका पार्ट 5 होगा। पार्ट 5 हम 2018 के ऐसे नंबर 7 देख रहे हैं। पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। पक्षपातपूर्ण मीडिया भारत के लोकतंत्र के समक्ष एक वास्तविक खतरा है। देखिए, हत्या हुई सनसनी बनी, बलात्कार हुआ सनसनी बनी, चोरी हुई सनसनी बनी, डकैती हुई सनसनी बनी, हत्यारा कोई खास था आज भी अखबार छपा, पर ना खबर बनी ना सनसनी बनी। बहुत अच्छी बात है, हम देखिए कहा गया शायरा। देखिए, हत्या हुई सनसनी बनी, हत्या हुई सनसनी बनी, बलात्कार हुआ सनसनी बनी, चोरी हुई सनसनी बनी, डकैती हुई सनसनी बनी, हत्यारा कोई खास था आज भी अखबार छपा, पर ना खबर बनी ना सनसनी बनी, ना सनसनी बनी। बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखिए, युवा कवि अशोक कुमार की कविता हमें मीडिया एवं लोकतंत्र के संबंधों पर सोचने को मजबूर करती है। मीडिया देखिए, यहाँ पर मीडिया देखिए, मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और यह मानता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जनता के प्रति अपनी जवाबदेही ना भूल जाए, यह सुनिश्चित करना मीडिया काम है। सच्चा लोकतंत्र वह होता है जहाँ जनता को अपनी सरकार के निर्णयों की समुचित जानकारी हो तथा उन निर्णयों से होने वाले लाभ हानियों की गहरी समझ हो, ताकि वह लोकतंत्र की प्रक्रियाओं में सार्थक हिस्सेदारी निभा सके। वर्तमान ऐसा दिखता है कि मीडिया सिर्फ एक उद्योग बनकर रह गया है जो अपने व्यवसाय के नैतिक दायित्वों से दूर है। यह सरकार और अमीर और हर तरह के अभिजन वर्ग का हथियार बन चुका है, जिसकी भूमिका जनता को सच बताने की थी, सरकार की खबर लेने की थी, समाज को कदम कदम पर आईना दिखाने की थी। वह मीडिया वैश्विक पूंजीवाद के इस दौर में कब सत्ता एवं धनिकों का गुलाम बन गया, पता ही नहीं चला। देखिए, भारत में लोकतंत्र के समक्ष निस्संदेह कई खतरे मौजूद है, लेकिन लोकतंत्र की मूल भावनाओं और दर्शन पर जो खतरा सीधा आघात करता है वह है मीडिया का अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना। इस मीडिया में अखबार, पत्रिकाएं भी शामिल है, टेलीविजन, रेडियो भी और सोशल मीडिया एवं फिल्में भी। यदि हम इन सब में दिखाई जाने वाली सामग्री का सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि मीडिया जाने अनजाने में कई स्तरों पर पक्षपात करता है और उसका हर पक्षपात हमारे लोकतंत्र को सीधे धकेलता है। हमारे लोकतंत्र को और उसका हर पक्षपात हमारे लोकतंत्र को पीछे धकेलता है। सबसे पहले लोकतंत्र के उस पक्ष को देखते हैं जो राजनीतिक है, जिसका संबंध चुनाव की प्रक्रिया से है। लोकतंत्र में नेताओं और दलों की मजबूरी है कि उन्हें सत्ता में आने के लिए जनता का प्रिय बनना होता है। बड़ी आबादी वाले भूभाग में कोई नेता सभी से कैसे संपर्क करे, इसी यक्ष प्रश्न का उत्तर है मीडिया नेताओं के भाषणों की प्रस्तुति करके उसके इंटरव्यू आयोजित करके जनता के सामने एक छवि लाता है। यह छवि ही उस नेता या पार्टी का ब्रांड बनती है और सामाजिक मनोविज्ञान के प्रयोगक हजारों बार दोहरा चुके हैं कि चुनाव में मतदाता किसे वोट देगा यह मतदाता के नीर विवेक से तय नहीं होता, बल्कि उन छवियों एवं कोलाहल से तय होता है जिनमें वो लगातार घिराता है। 20वीं सदी के प्रसिद्ध विचारक एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजीमनी वर्चस्व की अवधारणा में छवियों के निर्माण के इस प्रपंच पर विस्तार से प्रकाश डाला है। इसका मतलब यहाँ पर देखिए प्रकाश डाला है, इसका मतलब यह हुआ कि चुनाव कौन जीतेगा यह तय करने में सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की होती है, क्योंकि छवियों के निर्माण में विध्वंस के लिए जैसी ताकत उसके पास है वैसी समाज के अन्य संगठनों के पास नहीं है। इसलिए सारी सरकारें और सभी दल मीडिया को अपने पक्ष में झुकाने के लिए प्रयत्नशील है। यदि मीडिया सत्ता या धन के लोभ में सत्ता का चारण हो जाता है और चंद बरदाई बनकर राजा की महानता की किसे सुनाता है, तो वस्तुतः यह जनता के साथ छल है। खतरा यह भी है कि मीडिया किसी अच्छे नेता के विरुद्ध ना हो जाए ताकि जनता उसे पसंद ना करने लगे। दोनों ही सूरत में लोकतंत्र की बुनियाद कमजोर होती है। अगर सत्ता को मीडिया का साथ मिल जाए तो सफ़ेद झूठ भी कैसे सच बन जाता है, वह निम्नलिखित कविता से देखा जा सकता है। राजा बुरा रात है, रानी बुरी रात है, मंत्री बुरा रात है, संती बुरा रात है, यह सुबह की बात है। मुझे अपने गाँव के पंचायत चुनाव की घटना याद ध्यान है। एक पढ़ी लिखी महिला जो गांव की तरक्की के रास्ते पर
गाँव को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की जिद में चुनाव लड़ने पर आमादा थी। उसकी लोकप्रियता से गांव के पुराने कई नेता आशंकित थे। उन्हें डर था कि सत्ता उनके हाथ से फिसल जाएगी और यह भी डर था कि पुरानी फाइलें खुलेगी तो भ्रष्टाचार के मामले बनेंगे और सजा होगी। उन्होंने उस महिला के विरुद्ध एक प्रपंच रचा। गाँव के कुछ लोगों के माध्यम से उसके विरुद्ध कुछ झूठे आरोप लगाए गए जो उसके चित्र पर प्रश्न खड़ा करते थे। फोटो एडिटिंग की मदद से कुछ नकली फोटो तैयार किए गए और चटपटी खबरों की तरह उन्हें सोशल मीडिया पर परोसा गया। पत्रकारों एवं सोशल मीडिया के कुछ ठेकेदारों की मदद से यह अफवाह इस कदर फैल गई कि वह महिला चुनाव हार और अवसादग्रस्त हो गई। जिसके पास सत्ता थी वे आज भी सत्ता में है। भ्रष्टाचार भी बेरोक-टोक चल रहा है। यहाँ उस महिला की हालत देख कर लगता है कि अगले 10 से 20 वर्षों तक शायद फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। अगर हम राष्ट्रीय या प्रांतीय राजनीति की बात करें तो हम आसानी से भांप सकते हैं कि कौन सा अखबार या चैनल किस दल के पक्ष में है और किसके विरुद्ध। कुछ मीडिया संस्थान तटस्थ दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ ने तो यह कोशिश भी छोड़ दी है और वह खुद सरकार या विपक्ष के प्रवक्ता बन गए हैं। ध्यातव्य है कि पक्षपात का अर्थ केवल अंध समर्थन ही नहीं होता। अंध विरोध भी पक्षपात का एक रूप है। अंधविश्वास भी उतना ही बुरा होता है जितना बुरा अंधविश्वास। जितना बुरा अंधविश्वास देखिए एक बार फिर देखिए, ध्यातव्य कि अपक्षपात का अर्थ केवल अंध समर्थन नहीं होता। अंध विरोध भी पक्षपात का एक रूप होता है। अंध अविश्वास देखिए, अंध अविश्वास भी उतना ही बुरा होता है जितना बुरा अंधविश्वास होता है। इससे यदि कुछ चैनल 24 घंटे सरकार का गुणगान करते हैं और कुछ को सरकार के हर कार्य में साजिश नजर आती है तो ये दोनों बराबर चिंता की बातें हैं। और यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं है। ये मीडिया वर्चस्व के इस युग में यह समस्या दुनिया के हर लोकतंत्र की है। पिछले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप एवं हिलेरी क्लिंटन के मुकाबले मीडिया ने कितनी भूमिका निभाई है किसी से छिपा नहीं है। हाल ही में चीन में पत्रकारों को लाइसेंस देने के लिए एक परीक्षा अनिवार्य की गई जिसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जीवन एवं दर्शन जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। ये लोकतंत्र सिर्फ राजनीतिक नहीं होता, सामाजिक एवं आर्थिक भी होता है। और पक्षपातपूर्ण मीडिया राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालता है। सामाजिक लोकतंत्र से आशा है कि समाज में सभी धर्म, नस्ल, जातियों और लिंगों के व्यक्तियों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी का बराबर मौका मिले और वे सिर्फ अपने धर्म, जाति या लिंग के कारण किसी नियोगिता या भेदभाव के शिकार न हो। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह और भी जरूरी है क्योंकि सामाजिक संस्कृति हमारी रुचि का नहीं बल्कि अस्तित्व का विषय है। मीडिया का पक्षपात सामाजिक लोकतंत्र को भी आघात पहुंचाता है। हिंदी में ऐसी तमाम फिल्में आसानी से देखी जा सकती है जिनमें किसी थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर व्यक्ति का मजाक बनाया जाता है। दिव्यांगों का मजाक उड़ाना भी एक सामान्य रीति है। हिंदी की फिल्मों में दक्षिण भारत का मजाक खूब बनाया जाता है तो मौका मिलते ही सिखों पर भी व्यंग्यमान छो जाते हैं। एवं गोरे रंग के पक्ष में हजारों फिल्मी गीत एवं संवाद हमें गाए बगाए सुनने को मिल जाते हैं। महिलाओं के घरेलू श्रम को दोयम दर्जे का साबित करना, उनके द्वारा अपना हक मांगने पर उन्हें दोषी ठहराया जाना, यह सब भी हमारे मीडिया के समान लक्षण यह सब भी हमारे मीडिया के समान लक्षण है। यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। मीडिया के उच्च पदों पर पुरुष और तथाकथित सवर्ण समुदाय का वर्चस्व है। कभी देखिए यहाँ पर क्या, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में इस समूह के व्यक्ति ऐसी टिप्पणियां और विमर्श प्रस्तुत करते हैं जो सामाजिक समरसता के विरुद्ध होता है। कई मामलों में तो यह भी लगता है कि मीडिया किसी पितृ के विरुद्ध, विशेषतः यदि वह महिला, आदिवासी, दलित या अल्पसंख्यक हो, जनमत बनाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण स्वरूप राजा हिंदुस्तानी जैसी फिल्में जिनमें थर्ड जेंडर का मजाक बनाया गया है। गौरतलब है कि पक्षपात हमेशा बुरा नहीं होता, वह अच्छा भी हो सकता है और काम भी। जब किसी परिवार में एक बच्चा बीमार होता है तो उसे अपनी माता की अतिरिक्त संवेदना एवं स्नेह प्राप्त होता है और यह कहीं से भी अनुचित नहीं है। देखिए आर्थिक लोकतंत्र भी पक्षपाती मीडिया की वजह से खतरे में आता है। मीडिया का अधिकांश कमी मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग से होते हैं और इससे समस्या को देखने समझने का उनका एक खास वर्ग का नजरिया होता है। इसका परिणाम यह होता है कि उन्हें निम्न वर्ग की आर्थिक समस्या उतना उद्रेक नहीं कर जितनी करनी चाहिए। फिर चूंकि अधिकांश मीडिया कर्मी महानगरों या बड़े शहरों में रहते हैं, ऐसे गाँव की आर्थिक समस्या, किसानों की आत्महत्या आदि उन्हें उतना बेचैन नहीं करती। रोचक तथ्य यह है कि अखबारों में वेतन आयोग से जुड़ी खबरें मनरेगा से जुड़ी खबरों की तुलना में अधिक स्थान घेरती है।
अधिक स्थान घेरती है। कुछ महीने पहले जब जेट एयरवेज के कर्मियों को वेतन मिलने में देरी हो गई, एक अखबार के मुख्य पृष्ठ पर पाँच दुखी विमान परिचारिकाओं का चित्र था, क्योंकि उन्हें वेतन मिलने में 10 दिनों की देरी हो गई थी। उसी अखबार के पृष्ठ के एक किनारे में एक छोटी सी खबर यह भी थी कि खदान धंसने से 20 मजदूरों की मौत हो गई। मीडिया की ऐसी प्राथमिकता सुनिश्चित करती है कि वह आर्थिक लोकतंत्र जिनका सपना महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, नेहरू सब ने देखा था, वह अब तक साकार नहीं हो सका। गौरतलब है कि पक्षपात हमेशा बुरा नहीं होता, वो अच्छा भी हो सकता है और काम भी। जब किसी परिवार में एक बच्चा बीमार होता है तो उसे अपनी माता का अतिरिक्त संवेदना एवं स्नेह प्राप्त होता है, और यह कहीं से भी अनुचित नहीं है। अनुचित नहीं है। किसी को बचाने के लिए किया गया भेदभाव बुरा नहीं होता। वह बुरा तब होता है जब किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाए। देखिए, मेट्रो ट्रेन एवं बसों में महिलाओं के लिए विशेष सीटों का आरक्षित होना महिलाओं की विशेष सुरक्षा के लिए है। इसलिए उचित भी है। संरचनात्मक भेदभाव एवं आरक्षण की संपूर्ण नीति के मूल में यही बुनियादी तर्क है कि वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने के लिए सकारात्मक पक्षपात जरूरी है। हमारे मीडिया कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो इस तरह का सकारात्मक पक्षपात करता है, और यह निश्चय ही सलाद है। उदाहरण के चकदे इंडिया जैसी फिल्म यदि उत्तर पूर्व के समुदाय को भारत की मुख्य धारा का हिस्सा साबित करती है, यदि मुल्क जैसी फिल्म समझाती है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, यदि आर्टिकल 15 जैसी फिल्म दिखाती है समाज में दलित एवं वंचित वर्ग किस हद तक शोषण का शिकार है। देखिए, यदि अलीगढ़ फिल्म यह एहसास जगाती है कि किसी समलैंगिक व्यक्ति को अपनी नैसर्गिक रुचि की वजह से कितने लांछन सहने पड़ते हैं, और यदि छपा जैसी फिल्म इस बात को प्रस्तुत करना चाहती है कि तेजाब के हमले से पीड़ित लड़की का जीवन कितना कठिन होता है, तो इस तरह की पक्षपात को हम बुरा नहीं कहेंगे। ये देखिए, यदि पी साईनाथ जैसे पत्रकार को गरीबी एवं भुखमरी पर जीवन भर अनुसंधान करने का जुनून सवार हो जाता है, तो वे अमीरों की जिंदगी पर ध्यान नहीं दे पाते, तो यह पक्षपात भी काबिल तारीफ है। देखिए, संपूर्ण चर्चा का सार यह है कि लोकतंत्र चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, उसमें लोगों की भागीदारी इस बात से बेहद प्रभावित होती है कि मीडिया समाज के सामने कैसी छवियां करता है। यदि मीडिया वंचित वर्ग के पक्ष में खड़ा होता है तो देश का समावेशी विकास सुनिश्चित होता है। इसके विपरीत यदि मीडिया अपनी नैतिक जिम्मेदारी भुलाकर ताकतवर व्यक्तियों एवं समूहों का पिछड़गु हो जाता है, तो वह जाने अनजाने लोकतंत्र को धनतंत्र, प्लूटोक्रेसी एवं भीड़ तंत्र, मोमोक्रेसी में तब्दील करता है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भारतीय मीडिया का अधिकांश हिस्सा अपनी जिम्मेदारियों से दूर खड़ा है, और बड़े सेठों एवं सत्ताधीशों के सामने सजदा कर रहा है कि यह स्थिति अत्यंत चिंता योग्य है। और यदि समय रहते मीडिया ने इस पर आत्ममंथन नहीं किया, तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं है जब हम अपने लोकतंत्र के अंधकार युग में होंगे और भविष्य की पीढ़ियों के सामने शर्मिंदा होने को बाध्य होंगे। अब हम देखिए क्या एक खास बात कहा गया। कृत्रिम बुद्धि का उत्थान, भविष्य में बेरोजगारी का खतरा अथवा पुनर्कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार को सृजन का अवसर। ठीक, 1960 के दशक में जब नोबेल पुरस्कार विजेता मिल्टन फ्राइडमैन भारत और अन्य एशियाई देशों के दौरे पर थे, तब की एक घटना अत्यंत रोचकपूर्ण है। मिल्टन जब भारत में नहर खुदवाने के दौरान मजदूरों के हाथों में फव्वारे जैसे औजार को देख रहे थे, तो इसी क्रम में उन्होंने निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन करने वाले किसी अधिकारी से पूछा, आप इन निर्माण गतिविधियों में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों नहीं करते? इससे कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगा। इस प्रश्न का जवाब वास्तव में आश्चर्यचकित कर देने वाला है। प्रबंधन अधिकारी कहता है कि आपको लगता है कि इन मजदूरों को फावड़ा देकर हम निर्माण गतिविधियों में वृद्धि और आधारभूत संरचना का विकास कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, बल्कि हम इन बेरोजगार मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। इसके प्रत्युत्तर फ्राइडमैन कहते हैं, ओह, तब आप इन लोगों को फावड़ा क्यों देते हैं? सभी को चम्मच दे दीजिए ना, जिससे कार्य की समाप्ति में और अधिक दिन लगेंगे। वस्तुतः यहाँ रोजगार तो मिल रहा है, वो किंतु क्या कार्य मानवीय गरिमा के अनुकूल है? आधुनिक समय में हम जिन मानवोचित कार्य की बात करते हैं, जिससे मनुष्य की रचनात्मकता एवं जीवन उत्कर्ष में वृद्धि होती है, वे सभी प्रतिमान यहाँ अनुपस्थित हैं। वस्तुतः प्रौद्योगिकी की मानवीय
सभ्यता की भौतिक उन्नति के उत्कर्ष और उसे सुख सुविधाओं के देखिए प्रौद्योगिकी की मानवीय सभ्यता की भौतिक उन्नति के उत्कर्ष की ओर उसे सुख सुविधाओं से संयुक्त करने में अद्वितीय भूमिका रही है। इससे कुछ विद्वान तो मानवीय सभ्यताओं के इतिहास को ही 2 भागों में बांट कर देखते हैं। प्रथम प्रौद्योगिकी देखिए आपको प्रथम प्रौद्योगिकी के आगमन से पूर्व की मानव सभ्यता और द्वितीय प्रौद्योगिकी के आगमन एवं उपयोग के पश्चात की मानव सभ्यता। परंतु आधुनिक काल में चर्चा भी प्रारंभ हो गई है कि प्रौद्योगिकी और मानव के श्रम में कौन सा संबंध स्थापित होगा। क्या प्रौद्योगिकी मानवीय श्रम को विस्थापित कर देगी? प्रत्येक नई प्रौद्योगिकी जिसका संबंध विशेष रूप से मानवीय रोजगार से होता है के आने से लोगों के मन में आशंका उत्पन्न होने लगती है कि कहीं इससे बेरोजगारी की संकट तो उत्पन्न नहीं हो जाएगा। कि इसी प्रकार की प्रौद्योगिकी कृत्रिम बुद्धि है। यह मानवीय जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर गई है। किंतु पूर्ववर्ती अन्य प्रौद्योगिकी की तुलना में कृत्रिम बुद्धि से भविष्य में बेरोजगारी उत्पन्न होने की अधिक आशंका व्यक्त की जा रही है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने तो समस्त मानव समुदाय को सचेत करते हुए यहाँ तक कहा है कि कृत्रिम बुद्धि का पूर्ण विकास मानव जाति के विनाश का सूचक हो सकता है। कृत्रिम बुद्धि तकनीक से बेरोजगारी और मानव सभ्यता पर अस्तित्व के संकट से जुड़ी चिंताओं से पूर्व संक्षेप में यह जान लेना जरूरी है कि कृत्रिम बुद्धि क्या होती है, इससे जुड़े लाभ क्या क्या हैं जो मानव के लिए गेम चेंजर की भूमिका अदा कर सकते हैं। साथ ही इससे संलग्न खतरे भी कौन से हैं जिनके कारण कृत्रिम बुद्धि को मानव सभ्यता की हितैषी तकनीक नाम कर इसकी पहचान विघटनकारी प्रौद्योगिकी के रूप में की जा रही है। सरल शब्दों में कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर जैसी मशीनों की ऐसे कार्य करने की क्षमता है जिन्हें देखिए सरल शब्दों में कृत्रिम बुद्धि कंप्यूटर जैसे मशीनों के ऐसे कार्य करने की क्षमता है जिन्हें सामान्यतः किए जाने के लिए मानव मस्तिष्क की जरूरत होती है। कृत्रिम बुद्धि की जगह जॉन मैकार्थी के अनुसार कृत्रिम बुद्धि मशीनों विशेष रूप से कंप्यूटर प्रोग्रामों के निर्माण की तकनीक है। वर्तमान हम प्रौद्योगिकी युक्त वातावरण में जीवन यापन करते हैं। आज बिना प्रौद्योगिकी के मानव अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। इन प्रौद्योगिकी में से कृत्रिम बुद्धि अपेक्षाकृत अधिक तीव्रता से क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कृत्रिम बुद्धि को चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के रूप में संदर्भित किया है जिसने हमारे जीवन यापन कार्य करने और जीवन के प्रत्येक पक्ष में तीव्र परिवर्तन कर दिया है। शायद ही जीवन का कोई ऐसा पक्ष शेष रहा है जहाँ कृत्रिम बुद्धि की मौजूदगी ना हो। देखिए कृत्रिम बुद्धि सामाजिक न्याय, जीवन की सुख सुविधाओं में वृद्धि, नागरिकों को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है। यह मानव की तुलना में अधिक सटीक और ज़्यादा समय तक बिना थके हुए कार्य कर सकती है। परिणामतः स्वाभाविक रूप से उत्पादन में वृद्धि हो सकेगी। बड़े औद्योगिक कारखानों में इसका उपयोग निर्माण संबंध गतिविधियों को संचालित करने में और जिन कार्यों को करने में मानव की मृत्यु का जोखिम अधिक है वहाँ सफलतापूर्वक अधिक किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन मानव की अधिक सटीकता से सर्जरी करने और अन्य चिकित्सकीय क्षेत्रों में इसका उपयोग सफलतापूर्वक किया जाता है। वस्तुतः देखिए आप भारत के साथ पूरे विश्व में सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों की संख्या अत्यधिक है। परिवहन के क्षेत्र में अर्थात स्वचालित वाहनों और ट्रैफिक में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करके नागरिकों की जीवन रक्षा की जा सकती है। देखिए क्या वॉलमार्ट, अमेजन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां दूर दराज क्षेत्रों में सामान को पहुंचाने के ड्रोन का सहारा ले रही है। कृत्रिम बुद्धि देखिए यहाँ पर क्या कृत्रिम बुद्धि की सहायता से उन क्षेत्रों में चिकित्सकीय सुविधाओं को पहुंचाया जा सकता है जहां पर डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं है। साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं के समाधान में भी कृत्रिम बुद्धि का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। 1950 के दशक में देखिए यहाँ पर क्या 1950 के दशक में कृत्रिम बुद्धि की शुरुआत से लेकर 21वीं सदी के दूसरे दशक तक इसका उत्थान हो चुका है। यह मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर
कर रही है। विभिन्न विकसित देशों ने औद्योगिक गतिविधियों में रोबोटों के प्रयोगों से औद्योगिक उत्पादन में तीव्र वृद्धि कर ली है। देखिए अब यह एक बात जो कहा गया कि अपनी उपयोगी भूमिका निर्वहन कर रही है। विभिन्न विकसित देशों ने औद्योगिक गतिविधियों में रोबोटों के प्रयोग से औद्योगिक उत्पादन में तीव्रता वृद्धि कर ली। औद्योगिक उत्पादन में तीव्रता वृद्धि कर ली है। सोफिया रोबोट को तो सऊदी अरब ने अपने देश की नागरिकता भी प्रदान की है। उपयुक्त लाभों को देखकर प्रथम दृष्टया प्रतीत हो सकता है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान मानवीय सभ्यता के लिए वरदान है, परंतु अधिकांश प्रौद्योगिकियों के समान कृत्रिम बुद्धि का विस्तार भी विवादों से निरापद नहीं है। अन्य प्रौद्योगिकियों की तुलना में कृत्रिम बुद्धि के साथ अधिक समस्याएं चुनौतियां जुड़ी हुई है। पूर्ववर्ती प्रौद्योगिकी का नियंत्रण तो मानवीय हाथों में था, किंतु कृत्रिम बुद्धि मानव के समान स्वयं का मस्तिष्क होगा। वह मानव की तरह अनुभवों से सीख सकती है। इस तक कृत्रिम बुद्धि का विकास स्वतंत्र रूप से होगा। फलस्वरूप यह संभावना है कि वह मनुष्य को अपना शत्रु समझ ले, जिससे मानवीय अस्तित्व पर संकट उत्पन्न हो सके। यह बात ये कि इस बात की परिकल्पना हॉलीवुड फिल्म टर्मिनेटर में भी की गई है। हाल ही में कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से विकसित किए जाने पर फेसबुक के एक सिस्टम के निर्माण कार्य को तब बंद कर दिया गया जब देखिए एक मिनट फिर से यहाँ देखिए क्या कि आपको हाल ही में कृत्रिम बुद्धि के माध्यम से विकसित किए जाने वाले फेसबुक के एक सिस्टम के निर्माण कार्य को तब बंद कर दिया गया जब इससे सिस्टम ने स्वयं का मस्तिष्क तैयार कर लिया और स्वयं ही एक नई भाषा तैयार कर ली, तब सिस्टम में डाले गए कोड के विपरीत कार्य करने लगा। स्पष्ट कृत्रिम बुद्धि उत्थान मानव के लिए अनेक संकटों का कारण बन सकता है। तकनीकी विशेषज्ञ और टेस्ला के CEO एलन मस्क का कहना भी है कृत्रिम बुद्धि से मानवीय अस्तित्व संकट में पड़ सकता है और बड़े स्तर पर रोजगार का संकट उत्पन्न हो सकता है। उल्लेखनीय कृत्रिम बुद्धि संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या भविष्य में रोजगारी की खतरे से जुड़ी हुई है। विद्वानों का मत है कि कृत्रिम बुद्धि के विकास से प्रौद्योगिकी और मानव श्रम के मध्य संबंधों में आमूल परिवर्तन होगा। देखिए स्वचालन को बढ़ावा देने से बड़े पैमाने पर बड़े पैमाने पर लोगों के रोजगार समाप्त हो जाएंगे। इससे न केवल ब्लू कॉलर लेबर अर्थात शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर और निम्न गुणवत्ता कौशल से युक्त कर्मचारियों के रोजगार पर संकट है, बल्कि लोअर वाइट कॉलर लेबर कर्मचारियों का रोजगार भी संकट में। अतः कृत्रिम बुद्धि सूक्ष्म स्तर पर रोजगारों को प्रभावित करेगी। यह बात सिर्फ हवाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे अनेक ठोस तर्क है। इस तथ्य में प्रमाणिकता है कि ऑटोमेशन के कारण निर्माण गतिविधियों में तीव्र वृद्धि होती है। इसलिए उद्योगों में रोबोटों की मांग भी बढ़ती जा रही है। वैसे तो रोबोट मानव की तरह थकते नहीं हैं और ना ही उन्हें कार्य करने की बेहतर कार्य दशाएं जैसी सुविधाओं की आवश्यकता है। इसके अलावा रोबोटों के प्रयोग से हड़ताल और वेतन में वृद्धि जैसे प्रश्न भी नहीं उत्पन्न होते। अर्थात रोबोट या स्वचालित यंत्र सभी परिस्थितियों में मानव से बेहतर नजर आते हैं, जिससे इन क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के रोजगार पर संकट उत्पन्न हो गया है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स की 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों 2017 में औद्योगिक रोबोटों की वार्षिक बिक्री दर 114% की वृद्धि हुई है। IFR की 2019 में प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रोबोटिक्स की वैश्विक बिक्री 2018 में $16.5 बिलियन रही है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट रोबोट्स वर्ल्ड वाइड द इम्पैक्ट ऑफ ऑटोमेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेड में कहा गया कि विश्व में 2005 के मध्य बढ़ते स्वचालन के कारण रोजगार में 1.3% का ह्रास हुआ। इसका सर्वाधिक प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है। इसके विपरीत इसके अतिरिक्त मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट भी बताती है कि 2030 तक रोबोटिक्स और स्वचालन कारण विश्व का 30% मानवीय श्रम विस्थापित हो जाएगा। इसी रिपोर्ट में आगे उल्लेख किया गया कि 2030 तक 400 से 800 मिलियन नौकरियां समाप्त हो जाएगी और 375 मिलियन लोगों को नई नौकरियों में कार्य करने के नए कौशल श्रम को सीखने की और व्यावसायिक श्रेणियों को बदलने की तुरंत आवश्यकता होगी। ये आंकड़े भली भांति दर्शाते हैं कि ऑटोमेशन तरंग के कारण हमारा भविष्य रोजगार विहीन होने वाला है। फिर देखिए यहाँ पर इजरायली इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने अपनी पुस्तक 21 लेसन फॉर द 21st सेंचुरी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के खतरे की ओर संकेत किया। दूसरी तरफ भविष्यवादी देखिए इजरायली इतिहासकार युवाल नोआ हरारी ने अपनी पुस्तक 21st लेसन फॉर द 21st सेंचुरी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की खतरे की ओर संकेत किया है। दूसरी तरफ भविष्यवादी मार्टिन फोर्ड ने अपनी 2 पुस्तकों द लाइट्स इन द टनल ऑटोमेशन एक्सेलरेटिंग टेक्नोलॉजी एंड द इकोनॉमी ऑफ द फ्यूचर और द राइज ऑफ द रोबोट्स टेक्नोलॉजी एंड द थ्रेट्स ऑफ ए जॉबलेस फ्यूचर में इस बात को विस्तारपूर्वक बताया है कि कृत्रिम बुद्धि का किस प्रकार मानवीय
कृत्रिम बुद्धि के कारण किस प्रकार मानवीय भविष्य रोजगार विहीन हो जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि भविष्य में अर्थशास्त्र के नियम लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स परिवर्तित हो जाएंगे और वहाँ मानवीय श्रम या रोजगार के लिए कोई स्थान नहीं होगा। ध्यातव्य है कि ऐसा नहीं है कि कृत्रिम बुद्धि का रोजगार हो। कृत्रिम बुद्धि के रोजगारों पर इन प्रभावों से भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत पर यह संकट अधिक विकराल दिखाई पड़ता है, जहाँ देश की अधिकांश जनसंख्या युवा है, उसके पास उच्च कौशल भी नहीं है। इस देश की लगभग 50% जनसंख्या कृषि गतिविधियों में संलग्न है तथा 80% अधिक जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत है। स्पष्ट है कृत्रिम बुद्धि के विकास से इन क्षेत्रों के रोजगारों पर गहन प्रभाव पड़ेगा। कृत्रिम बुद्धि इनको विस्थापित कर देगी। विश्व बैंक की रिसर्च के अनुसार स्वचालन के कारण भारत के 69% रोजगार पर संकट है। अमेजन, फेसबुक, गूगल, वालमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कृत्रिम बुद्धि प्रथम नीति का अनुसरण कर रही है। ये कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए धन की भी खर्च कर रही है। वर्तमान रोबोट का उपयोग रक्षा क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। वाणिज्यिक ड्रोन के प्रयोग से रोजगार का संकुचन भी प्रारंभ हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मशीन बनाम मानव के जंग के लिए आधार तैयार हो रहा है। मानव का भविष्य रोजगार विहीन दृष्टिगोचर होता है। आधुनिक मानव इस लघु उपभोक्ता और तकनीक के बढ़ते प्रचलन के कारण मानव के महत्व में आती हुई कमी के संदर्भ में हिंदी प्रसिद्ध साहित्यकार नरेश मेहता की प्रसिद्ध कविता संशय की एक रात की निम्नलिखित पंक्तियां अत्यंत अप्रासंगिक है। हम इतिहास की केवल वनस्पतियां भर है। हमारे चलने से सीता थोड़ी सी धरती सुंदर हो उठती है। देखिए, हम संभवतः एक छोटी सी सुगंध वहन कर सकते हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। हम इतिहास की केवल वनस्पतियां भर हैं। हमारे चलने से सीता थोड़ी सी धरती सुंदर हो उठती है। हम संभवतः एक छोटी सी सुगंध वहन कर सकते हैं, बस इससे अधिक कुछ नहीं। देखिए, उपयुक्त विश्लेषण के आधार पर सामान्यतः यह निष्कर्ष निकालना न्यायसंगत नहीं है कि कृत्रिम बुद्धि का उत्थान मानवीय सभ्यता के लिए अभिशाप है, लेकिन यह भी सच है कि कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में हमें विवेकशील और तर्कसंगत मत को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जो प्रौद्योगिकी मानवीय सभ्यता की दिशा और दशा को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती हो, उसे केवल कुछ आशंकाओं के आधार पर पूर्णतः खारिज नहीं किया जा सकता है। देखिए, हालांकि यह सत्य है कि कृत्रिम बुद्धि से उत्पन्न चुनौतियां अन्य प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक गंभीर है, किंतु प्रत्येक संकट के मूल में एक अवसर छिपा रहता है। महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि कृत्रिम बुद्धि उत्थान हो चुका है और उद्योग जगत उत्पादन को बढ़ावा देने के स्वचालन के अत्यधिक प्रयोग को अपनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। इन परिस्थितियों में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग इस प्रकार करना होगा कि वह मानव रोजगार का संकट उत्पन्न न करके बेहतर रोजगार के सृजन का अवसर बने। जैसा कि निबंध की भूमिका में इस बात पर परिचर्चा भी की गई है कि एक मानव होने के नाते उसका यह मूल अधिकार है कि उसे गैर मानवोचित कार्य न करना पड़े, उतना बेहतर कार्य दशाएं उपलब्ध हो। इसके लिए अति आवश्यक है कि भविष्य में कृत्रिम बुद्धि उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए कर्मचारियों के पूर्ण कौशल और उच्च कौशल पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, कर्मचारियों में पूर्ण कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से हम बेहतर रोजगार के सृजन के अवसर प्रदान कर सकते हैं। पूर्ण कौशल उच्च कौशल के माध्यम से हम बेहतर रोजगार के सृजन के अवसर प्रदान कर सकते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पर क्या कि साथ ही हमें अपने अतीत से भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि पूर्व में जब औद्योगिक क्रांति संपन्न हुई थी तब लोगों ने प्रौद्योगिकी अपनाने के इससे विरोध किया था, क्योंकि नागरिकों को ऐसा लगता था कि इससे हमारे रोजगार समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अतीत का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई या कमी। पहली औद्योगिक क्रांति देखिए भाप और पानी की शक्ति से संपन्न हुई, जिसने मानव श्रम को यांत्रिकी निर्माण में परिवर्तित कर दिया। दूसरी औद्योगिक क्रांति बिजली से संपन्न हुई, जिससे उत्पादन गतिविधियों में तीव्रता आई और बड़े स्तर पर उत्पादन संभव हो सका। तीसरी औद्योगिक क्रांति सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। इससे विद्वानों का मत है कि नवीन तकनीक के आगमन से दीर्घकाल में रोजगार का संकट उत्पन्न नहीं होता है। दीर्घकाल में देखिए यहाँ पर क्या, इससे विद्वानों का मत है कि नवीन तकनीक के आगमन से दीर्घकाल में रोजगार पर संकट उत्पन्न नहीं होता है, अपितु कार्यों की प्रकृति और लोगों की भूमिका में बदलाव आ जाता है। ऐसा ही परिणाम कृत्रिम बुद्धि के संदर्भ में देखने को मिलेगा। कृत्रिम बुद्धि के प्रयोग में कर्मचारियों पूर्ण कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार का सृजन हो सकेगा। कृत्रिम बुद्धि के कारण जितनी संख्या में
रोजगार समाप्त होंगे उससे अधिक संख्या में नए रोजगार का सृजन होगा। डाटा विज्ञानता एल्गोरिथम आदि ऐसे क्षेत्र है जो लोगों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं। अतः मैन मशीन टीमिंग, देखिए मैन मशीन टीमिंग मैनेजर, डाटा डिटेक्टिव मैनेजर, कृत्रिम बुद्धि व्यवसाय विकास मैनेजर जैसे पदों हेतु नए रोजगारों का सृजन होगा। वर्तमान में जो कर्मचारी ओला, उबर जैसी टैक्सी कंपनियों में कार्यरत हैं वे भविष्य में कृत्रिम बुद्धि से युक्त कारों के प्रबंधन में संलग्न हो सकते हैं। भारत, चीन और जापान इत्यादि देशों में कृत्रिम बुद्धि का उपयोग चुनौतियों के साथ साथ अत्यधिक लाभ की संभावना उत्पन्न करता है। आज जर्मनी एवं अमेरिका के अतिरिक्त जापान और चीन भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने का अत्यधिक प्रयास कर रहे हैं। चूंकि जापान की अधिकांश जनसंख्या बुजुर्ग होती जा रही है अतः कृत्रिम बुद्धि का उपयोग वहाँ लाभकारी हो सकता है। दूसरी तरफ चीन 2030 तक कृत्रिम बुद्धि क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। भारत में आप देखिए और कि यहाँ पर क्या है कि जो कि जापान की अधिकांश जनसंख्या बुजुर्ग होती जा रही है अतः कृत्रिम बुद्धि का उपयोग वहाँ लाभकारी हो सकता है। दूसरी तरफ चीन 2030 तक कृत्रिम बुद्धि के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनने की महत्वाकांक्षा रखता है। भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रारंभिक चरण में है किंतु यहाँ भी इसके विकास की असीम संभावना विद्वान है। भारत का अधिकांश श्रम शक्ति युवा है और हम जननांकिकीय लाभांश की स्थिति में अतः अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से संपन्न उच्च कौशल से युक्त करके भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वैश्विक केंद्र बनाया जा सकता है। भारत सरकार ने भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दिशा में प्रयास आरंभ कर दिए। 2018-19 के बजट में सरकार ने 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए $480 मिलियन का प्रावधान किया है जिसमें कृत्रिम बुद्धि, मशीन लर्निंग ऑफ थिंग्स, 3D प्रिंटिंग और ब्लॉकचेन शामिल है। नीति आयोग ने 2018 में नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी की है। इसमें उल्लेखित है कि जननांकिकीय परिवर्तन, वैश्वीकरण और चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के कारण भविष्य में भारत की रोजगार संरचना में परिवर्तन आएगा। फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन इंडिया रिपोर्ट भी इस दिशा में इंगित करती है कि 2022 तक प्रौद्योगिकी के बढ़ने का कार्यबल की संरचना में परिवर्तन आएगा। अतः आवश्यक हो जाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुसार हम अपने कौशल विकास को विकसित करें तथा इस दिशा में बेहतर वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करें ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधित परिचर्चाओं एवं लोगों में जागरूकता का विकास किया जा सके। देखिए स्कूलों के स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बच्चों को परिचित कराना होगा और कॉलेज स्तर पर बेहतर डाटा विज्ञान का अध्ययन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। इसके अतिरिक्त आपको कर्मचारियों में समय समय पर पूर्ण कौशल एवं उच्च कौशल को विकसित करने के कार्यशालाओं का आयोजन करना होगा जिससे वे नए कार्य क्षेत्रों में आसानी से स्थानांतरित हो सके। व्यापक स्तर पर कर्मचारियों में इस चेतना का विकास करना होगा कि वे अपने रोजगार की प्रकृति बदलाव के लिए तैयार रहे क्योंकि प्रौद्योगिकी के कारण तीव्र परिवर्तन अवश्यगामी हो गए हैं जिनके अनुरूप मनुष्य को स्वयं को ढालना होगा। देखिए यहाँ पर आपको कहा गया क्या कि नीति आयोग ने 2018 नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जारी किया। इसमें उल्लेखित है कि जननांकिक परिवर्तन, वैश्वीकरण और चतुर्थ औद्योगिक क्रांति के कारण भविष्य में भारत की रोजगार अवसंरचना में परिवर्तन आएगा। फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन इंडिया, देखिए यहाँ पर क्या कि फ्यूचर देखिए यहाँ पर जो आपको कहा गया फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन इंडिया रिपोर्ट भी इस दिशा में इंगित करती है कि 2022 तक प्रौद्योगिकी के बढ़ने का कार्यबल की संरचना में परिवर्तन आएगा। अतः आवश्यक हो जाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुसार हम अपने कौशल विकास को विकसित करें तथा इस दिशा में बेहतर वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करें ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित परिचर्चाओं एवं लोगों में जागरूकता का विकास किया जा सके। स्कूल के स्तर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बच्चों को परिचित कराना होगा और कॉलेज स्तर पर बेहतर डाटा विज्ञान का अध्ययन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अनुसंधान को बढ़ावा देना होगा। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों में समय समय पर पुनर्कौशल और उच्च कौशल को विकसित करने के कार्यशालाओं का आयोजन करना होगा जिससे वे नए कार्यक्षेत्रों में आसानी से स्थानांतरित हो सके। फिर देखिए क्या कि व्यापक स्तर पर कर्मचारियों में व्यापक स्तर पर कर्मचारियों में इस चेतना का विकास करना होगा कि वे अपने रोजगार की प्रकृति बदलाव के लिए तैयार है क्योंकि प्रौद्योगिकी का तीव्र परिवर्तन अवश्यगामी हो गए हैं जिनके अनुरूप मनुष्य को स्वयं को ढालना होगा। इसके लिए सरकार, कंपनी और कर्मचारियों के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर समस्त पक्षों के विश्लेषण के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धि उत्थान भविष्य में बेरोजगारी खत्म होने के साथ कौशल और उच्च कौशल के माध्यम से बेहतर रोजगार के सृजन का अवसर भी उपलब्ध कराता है।
प्रत्येक नवीन प्रौद्योगिकी के समान कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिनका समुचित समाधान किया जाना अति आवश्यक है। नहीं तो कृत्रिम बुद्धि मानव सभ्यता के विनाश का कारण भी बन सकती है, और जिससे संबंधित आशंकाएं विभिन्न तकनीकी विद्वानों जैसे कि बिल गेट्स, एलन मस्क ने प्रारंभ कर दी है। लेकिन हमें किसी भी नई तकनीक का पूर्वाग्रह के आधार पर अंध विरोध करते हुए न्यू लूडाइट की श्रेणी में नहीं आना होगा। कृत्रिम बुद्धि तकनीक की तुलना विद्वान आग और बिजली जैसी खोजों के साथ कर रहे हैं, जो मानव सभ्यता के विकास में आमूल परिवर्तन लाने का सामर्थ्य रखती है। मानव की कल्पनाओं के आधार पर साकार करने में यह तकनीक मील का पत्थर साबित हो सकती है। अंत में इस प्रौद्योगिकी को मानवीय हितों का अनुकूल बनाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे मानवीय सभ्यताओं के विकास में यह पूरक बने, न कि मानव सभ्यता के विनाश का कारण बने। साथ ही कृत्रिम बुद्धि को विनियमित करने के वैश्विक ढांचे की भी आवश्यकता है, जिससे इससे संबंध अनेक चुनौतियों का साझा समाधान किया जा सके। इस प्रकार भविष्य अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। यह मानव के विवेक और उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वह इस चुनौती को अवसर में परिवर्तित कर पाता है या नहीं। फिर आपको आगे देखिए, यहाँ पर 2018 के अनुसार 2018 पूछेगा परिवर्तन, आपको 2018 पूछेगा कुछ निबंध आपके यहाँ पर है। जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनमय। फिर आपको आगे यहाँ देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनमय भारत हेतु वैकल्पिक तकनीक की बात यहाँ पर की गई है। देखिए, आपको 2018 में जो पूछेगा प्रश्न उनको यहाँ पर देखिए, इसमें जो आपको है कि पहला देखिए, जलवायु परिवर्तन के प्रति जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनमय भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकें। सुनमय भारत हेतु वैकल्पिक तकलीफें। जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा। झील के खाल देखिए, छील है बहुत अच्छी बात कहा। देखिए, जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा। छील के खाल जमीन की टुकड़ा बांट रहा। आसमां से उतरे मौसम सारे बंजर होने लगे, मौसम बेघर होने लगे हैं। देखिए, जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा है। छील के खाल जमीन की टुकड़ा बांट रहा है। आसमां से उतरे मौसम सारे बंजर होने लगे हैं, मौसम बेघर होने लगे हैं। कवि गुलजार की यह पंक्तियाँ प्रकृति के अवक्रमण ने मानवीय भूमिका की गाथा कह रही है, जिसके परिणाम आज हमारे सामने जलवायु परिवर्तन के रूप में उपस्थित हुआ है। यह देखिए, इस जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप एक और पृथ्वी के दोनों ध्रुवों की बर्फीली चट्टानें पिघल रही है, तो दूसरी ओर धरती को तीसरा ध्रुव अर्थात हिमालय, हिंदू कुश पर्वतमाला का बर्फीला क्षेत्र भी संकुचित हो रहा है। निश्चित ही तीसरे ध्रुव के इस संकुचन का प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की इस बहुआयामी एवं बहुव्यापी प्रभाव का सामना करने के लिए हमारे पास जलवायु सह तकनीकें प्रमुख आधार बनकर उभरी है। इन तकनीकों में वैज्ञानिक खोज तथा परंपरागत एवं स्वदेशी ज्ञान से अर्जित वैकल्पिक तकनीकें शामिल है। ध्यातव्य है कि जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो जलवायु के गुणों में विविध परिवर्तन को संदर्भित करता है, और जिसकी पहचान सांख्यिकीय परीक्षण के माध्यम से की जाती है। जलवायु परिवर्तन की इस प्रक्रिया में औद्योगिकरण के पश्चात मानवीय कारक ने प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत सहित पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, ऊर्जा तथा खाद्य सुरक्षा, प्रवासन, बीमारियां, राजनीतिक अस्थिरता एवं सशक्त संघर्ष का खतरा बढ़ा है। देखिए, महानता पर आसन उपयुक्त खतरों ने मानव को विवश किया है। यह देखिए, वह जीवन योग्य भविष्य के निर्माण के लिए सतत समावेशी एवं अस्थायी वर्तमान की अवधारणा को स्वीकार करे। निश्चय ही इस प्रक्रिया ने मानव को जलवायु सह तकनीकों के विकास के लिए प्रेरित किया है। सुनमयता एक ऐसी क्षमता है जिसके द्वारा एक खतरनाक घटना या प्रवृत्ति या परेशानी का सामना करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों को तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में इन
प्रणालियों की पहचान, कार्य प्रणाली तथा संरचना को सुरक्षित रखते हुए, एक फिर से देखिए, इस प्रक्रिया में इन प्रणालियों की पहचान, कार्य प्रणाली तथा संरचना को सुरक्षित रखते हुए इनकी अनुकूल क्षमता को बनाए रखा जाता है। भारत के देखिए यहाँ पर क्या कि भारत के संदर्भ में सुनमय वैकल्पिक तकनीकों पर विचार करने से पहले यहाँ जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों को समझ लेना आवश्यक होगा। जलवायु परिवर्तन की अवधारणा को सत्यापित करने वाली देखिए सत्यापित करने वाली विभिन्न IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट पर यदि ध्यान दें तो उनमें स्पष्ट किया गया है कि जलवायु परिवर्तन से नदी, तटीय एवं शहरी बाढ़ में वृद्धि से बड़े पैमाने पर अवसंरचना आजीविका बड़े पैमाने पर अवसंरचना आजीविका एवं बसावट में बदलाव आए हैं। इसके अलावा तापजन्य मृत्यु, सूखाजन्य खाद्य असुरक्षा एवं कुपोषण में वृद्धि जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय संकट बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन 2030 तक 122 मिलियन लोगों को अति गरीबी अवस्था में ले जा सकता है। ऐसी स्थिति में भारत भी गरीब जनसंख्या के दबाव का सामना कर सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन से बढ़ने वाले समुद्री जलस्तर से मुंबई एवं कलकत्ता जैसे महानगरों का एक बड़ा क्षेत्र डूब सकता है। और दूसरी ओर सागरीय जल के तापमान में वृद्धि, कोरल ब्लीचिंग बढ़ेगी एवं समुद्री खाद्य संसाधनों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो जलवायु के गुणों में विविध परिवर्तन को संदर्भित करता है और जिसकी पहचान सांख्यिकी परीक्षण के माध्यम से की जाती है। जलवायु परिवर्तन की इस प्रक्रिया में औद्योगिकरण के पश्चात मानवीय कारक ने प्रमुख भूमिका निभाई है। भारत सहित पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के कारण सूखा, बाढ़, उड़ जाता खाद्य सुरक्षा, प्रवासन, बीमारियां, राजनीतिक अस्थिरता एवं सशक्त संघर्ष का खतरा बढ़ा है। देखिए चूंकि आप यहाँ देखिए चूंकि समुद्र पर्यावरण, देखिए यहाँ पर चूंकि समुद्र पर्यावरण एवं जलवायु के प्रमुख चूंकि समुद्र पर्यावरण एवं जलवायु के प्रमुख निर्धारक होते हैं, इन समुद्रों में होने वाली ताप वृद्धि निश्चय ही चिंतनीय है। हाल ही एक रिपोर्ट के अनुसार जल्द ही लक्षद्वीप भारत का जलवायु परिवर्तन शरणार्थी संकट का सामना करने वाला पहला क्षेत्र बनता है। जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हाल की कुछ घटनाओं पर यदि गौर करें तो इसके खतरों को और गहराई से महसूस कर सकते हैं। जैसे पिछले कुछ वर्षों में आई चेन्नई एवं मुंबई की बाढ़ हो या हाल की केरल की बाढ़। इसी प्रकार हुदहुद एवं ओखी जैसी चक्रवातों की बारंबारता हो या उत्तराखंड में केदारनाथ की त्रासदी। इसके अलावा उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग, तमिलनाडु का सूखा तथा चरम ताप की बढ़ती घटनाएं भारत की प्रमुख चुनौती रही। उपयुक्त चुनौती एवं संकट के वातावरण में जो प्रमुख प्रश्न भारत के सामने उभरता है वह यह है कि भारत अपनी विशाल आबादी की आजीविका, स्वास्थ्य, विकास को कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे। भारत के लगभग 36% विशाल गरीब आबादी को अधिक गरीबी से बाहर निकालना है तो भारत औद्योगिक विकास से मुंह नहीं मोड़ सकता, किंतु औद्योगिक विकास की इस प्रक्रिया में पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखना एक प्रमुख द्वंद्व उत्पन्न करता है। द्वंद्व की यह स्थिति कवि की इन पंक्तियों में उपस्थित भाव की तरह है। ज्यों रोऊं तो बल घटे, ज्यों रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई। देखिए, मन ही माही बिसुलना, ज्यों घुन काटी खाई। देखिए, ज्यों रोऊं तो बल घटे, ज्यों रोऊं तो बल घटे, ज्यों रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई। ज्यों रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, हंसो तो राम रिसाई। मन ही माही, देखिए मन ही माही बिसुलना, मन ही माही बिसुलना, ज्यों धुन काटी खाई। अर्थात रोने पर बल घटता है, हंसने पर राम नाराज होते हैं, हंसने पर राम नाराज हो जाते हैं। अब द्वंद्व की स्थिति वैसी ही हो गई है जैसे कि लकड़ी को घुन खाकर नष्ट तो कर देता है किंतु निकलता नहीं है। उसी प्रकार मन भी द्वंद्व से निकल नहीं पाता। पर्यावरण की गुणवत्ता तथा विकास की आकांक्षा की इस द्वंद्व का सार्थक हल जलवायु सुनम तकनीकों में देखा जा सकता है। भारत इस दिशा में एक दशक से ज़्यादा समय से गंभीर रूप से प्रयासरत भी रहा है। भारत इस बात से भली भांति परिचित है कि जलवायु परिवर्तन के प्रति विभिन्न आयामों पर सुभेदता के आधार पर पूरे विश्व में भारत जैसा कोई और देश नहीं है। कोई और देश नहीं है। यहाँ देखिए, भारत इस दिशा में एक दशक से ज़्यादा समय से गंभीर रूप से प्रयासरत भी रहा है। भारत इस बात से भली भांति परिचित है कि जलवायु परिवर्तन के
देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रति विभिन्न आयामों पर सुभेद्यता के आधार पर पूरे विश्व में भारत जैसा कोई और देश नहीं है। यदि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने 2006 में पारिस्थितिकी न्याय की संकल्पना आधारित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को जारी किया। इसी नीति के तहत 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान और ऑन क्लाइमेट चेंज लाई गई। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा बचत, सतत पर्यावास, जल हिमालयी पर्यटन, हरित भारत, सतत कृषि तथा जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान से जुड़े 8 मिशन शामिल किए गए। इन 8 मिशनों तथा जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए भारत ने जलवायु सुनम्य वैकल्पिक तकनीकों की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए हैं। वैकल्पिक तकनीकों का प्रयास 2 दिशाओं में रहा है, एक अनुकूलन हेतु, दूसरा न्यूनीकरण हेतु। और फिर देखिए यहाँ पे जो कहा गया कि अनुकूलन हेतु वैकल्पिक तकनीकों अंतर्गत भारत ने जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन से जुड़े अन्य घटकों जैसे कृषि एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए अन्य इन तकनीकों को विकसित किया है। अपनी अनुकूलन नीति के अंतर्गत आज भारत ड्रॉप इरिगेशन तथा औद्योगिक ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी परंपरागत तकनीकों अपना रहा है। प्राकृतिक खाद को दिया गया मात्रा नीम कोटेड यूरिया को अनिवार्य बनाने का प्रावधान जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु किया गया एक सकारात्मक तकनीकी प्रयास। इसी प्रकार एग्रो फॉरेस्ट्री, नीरांचल प्रोजेक्ट, जल संरक्षण हेतु तथा नदी जोड़ो परियोजना, मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर जैसे प्रयास जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु ही है। अनुकूलन के अलावा न्यूनीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भारत ऊर्जा परिवहन, हरित भवन, कार्बन अधिग्रहण, कार्बनिक कचरे की कंपोस्टिंग तथा कचरे का न्यूनीकरण एवं कुछ सीमा तक भू अभियांत्रिकी जैसी वैकल्पिक तकनीकों की दिशा में प्रयास कर रहा है। अपनी न्यूनीकरण वैकल्पिक तकनीकों के अंतर्गत भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र को ज़्यादा कुशल तथा दक्ष बनाने का प्रयास कर रहा है। इसमें कोयला केंद्रित ऊर्जा स्रोतों गैस, नाभिकीय, सौर पवन तथा बायोमास जैसे स्रोतों पर भी केंद्रीकृत कर रहा है। इस क्रम में भारत का यह संकल्प है कि वह 2030 तक अपने कुल ऊर्जा उत्पादन का 40% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त कर। इस दिशा में देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस जैसे प्रयास भी किए हैं। ऊर्जा का अतिरिक्त परिवहन क्षेत्र में भारत हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के महत्व को स्वीकार करता है। इसी के तहत नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन तथा फेम इंडिया जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का निर्माण किया गया है। इस तकनीकी देखिए यहाँ पर क्या इन तकनीकी प्रयासों से ईंधन सुरक्षा के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में सहायता मिलेगी। परिवहन को पर्यावरण हितैषी बनाने की प्रक्रिया में भारत ने ग्रीन हाईवे, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास, ग्रीन कॉरिडोर जैसे वैकल्पिक तकनीक प्रयासों को आगे बढ़ाया। इसी दिशा में सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को सहमति प्रदान की है। भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य बनाने हेतु कई वैकल्पिक तकनीकें अपने स्वरूप में संश्लिष्ट है, जो कई क्षेत्रों पर एक साथ सकारात्मक असर डाले। जैसे विनिर्माण क्षेत्र हेतु जीरो डिफेक्ट प्रयास पर्यावरण के लिए लाभकारी तो हाई ही लागत प्रभावित गुणवत्तापूर्ण भी है। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन पर्यावरण हितैषी होने के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु उपयोगी भी है। इन्हीं प्रयासों में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय गोवर्धन योजना को भी देखा जा सकता है। संक्षेप में जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत को सुलभ बनाने का प्रयास वैकल्पिक तकनीकों के माध्यम से समग्रता में संचालित किया जा रहा है। इन तकनीकी प्रयासों के अंतर्गत जहाँ शहरों में सुविधायुक्त एवं तीव्र सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो दूसरी सारी नीतियों में लोगों को साइकिल या पैदल यात्रा हेतु प्रेरित करने वाले तत्व भी महत्व पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु सुनम्य तकनीकी प्रयासों के अंतर्गत एक और कृषकों की आय दोगुना करने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी ओर पारंपरिक कृषि प्रणाली प्रोत्साहित कर मिट्टी, हवा एवं जल को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चय ही वैकल्पिक तकनीकों के विकास की इस क्रिया में अनुकूल रणनीति के अंतर्गत जहां फंड एवं प्रमुख चुनौती है, तो न्यूनीकरण की रणनीति के अंतर्गत तकनीक का विकास भी चुनौती है। किंतु जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप जो दुष्प्रभाव उत्पन्न हो रहा है तथा उससे जो पर्यावरण लागत बढ़ रही, उसके आगे ये चुनौतियाँ छोटी। अतः जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य भारत हेतु वैकल्पिक तकनीकों के माध्यम से भारत को ग्रीन इकोनॉमी में बदलने की क्षमता है।
ब्लू बॉन्ड देखिए यहाँ पर क्या है कि ब्लू बॉन्ड देखिए ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड तथा BSE इन देखिए ब्लू बॉन्ड ग्रीन बॉन्ड तथा BSE ग्रीनेक्स जैसे प्रयास प्रयास इसी क्षमता का परिणाम है, किंतु इन वैकल्पिक तकनीकी प्रयासों के अलावा भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम बनाने के लिए हमें पर्यावरण हितैषी जीवन शैली को अपनाना होगा तथा वृक्षारोपण तथा वृक्षावरण बढ़ाना होगा। साथ ही परंपरागत ज्ञान के अंतर्गत क्लाइमेट स्मार्ट कृषि तकनीक का तथा परंपरागत यहाँ देखिए साथ ही परंपरागत ज्ञान के अंतर्गत क्लाइमेट स्मार्ट कृषि तकनीक तथा मैंग्रोव संरक्षण जैसे प्रयासों को प्रमुखता से करना होगा। अंत में रूसों के शब्दों में परिश्रम एवं संयम ही मानव हेतु प्राकृतिक चिकित्सक है। अंत में रूसों के शब्दों में परिश्रम एवं संयम ही मानव हेतु प्राकृतिक चिकित्सक है। अतः यदि हम पर्यावरण संरक्षण के क्रम में जीवन शैली एवं तकनीक से जुड़े परिश्रम पक्ष को संवर्धित करें तथा अपनी उपभोक्तावादी प्रकृति को सीमित करें तो भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति अवश्य ही सुनम बना सकते हैं। देखिए अतः यदि हम पर्यावरण संरक्षण के क्रम में जीवन शैली एवं तकनीक से जुड़े परिश्रम पक्ष को संवर्धित करें तो अपनी उपभोक्तावादी प्रकृति को सीमित करें तो भारत को जलवायु परिवर्तन के प्रति अवश्य ही सुनम बना सकते हैं। फिर आप आगे देखिए, एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित ज्ञान से होता है। यहाँ देखिए ये हो चुका था।